हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो थोड़ा सा डिले हो गया तीसरा लेक्चर बनाने में, ठीक है, पर कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं अपन सेकंड लेक्चर से, ठीक है। तो सेकंड लेक्चर के लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है। जिसको भी वो क्वेश्चन नहीं पता वो जाके सेकंड लेक्चर देख सकता है, लास्ट में उसको पता चल जाएगा। मैं एक ब्रीफ आइडिया देता हूँ क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था कि मैंने एक कॉइन को टॉस किया, ठीक है। कॉइन को टॉस किया तो अगर हेड आया तो मैं ऊपर वाला हिस्सा टेल रख दूंगा और फिर फ्लिप करूंगा, ठीक है। वैसे ही अगर कॉइन में टेल आया तो मैं ऊपर हेड रख दूंगा फिर फ्लिप करूंगा। कॉमन सेंस लगाने की बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। और ये प्रोसेस मैं कब तक करता रहूंगा, मैंने बोला था जब तक या तो 3 हेड ना आ जाए या 3 टेल ना आ जाए। कंटिन्यूअसली एक साथ जब तक 3 हेड और जब तक 3 टेल नहीं आ जाते तब तक मैं ये करता रहूंगा, ठीक है। बट क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ। क्वेश्चन ये बोलता है, तब तक मैं कॉइन को टॉस करता रहूंगा। क्वेश्चन अब ये बोल रहा है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो चीज मैं चाहता हूं वो एग्जैक्टली 4 कॉइन के टॉस में खत्म हो जाए। एग्जैक्टली 4 कॉइन, n इज इक्वल टू 4, ठीक है। क्वेश्चन वहां पे पढ़ना जाके मैंने पूछा था एग्जैक्टली 4 में खत्म हो जाए, ठीक है। एग्जैक्टली 4, और अगर मैं दूसरा क्वेश्चन क्या होता 4 या 4 से कम में खत्म हो जाए, ये दोनों अलग क्वेश्चन है। मैंने बोला एग्जैक्टली 4 में खत्म होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं। जब मैं एक कॉइन टॉस करूंगा तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। जब दूसरे बार टॉस करूंगा तो आउटकम्स क्या हो जाएंगे, हेड के साथ हेड, हेड के साथ टेल, टेल के साथ हेड, टेल के साथ टेल, ठीक है। अच्छा, तीसरे में हेड हेड के साथ फिर हेड, हेड हेड के साथ टेल, हेड टेल हेड, ये सब आउटकम्स हो। अब देखो एक चीज देखने वाली बात है, मैं n इज इक्वल टू 4 बोला था, चौथा टॉस अभी तक हुआ नहीं, तो 3 टॉस में हेड 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 आ गया तो यहां पे तो मेरा काम खत्म हो जाना चाहिए। पर ये दोनों केस मेरे को निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि 4 टॉस में खत्म हो, तो ये दोनों केस मेरे को टोटल आउटकम्स में से निकालने पड़ेंगे। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मेरा मामला तो 3 टॉस में खत्म हो गया, बट मैं वो नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि 4 टॉस में खत्म हो, ठीक है। तो ये दोनों केस को निकाल दो। अब एक देखो, एक पैटर्न देखो कि हर एक आउटकम में से अगले टॉस में 2-2 आउटकम बढ़ जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां से भी मेरे पास 2 आउटकम आएंगे, यहां से भी 2 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 आएंगे और यहां से भी 2 आएंगे। टोटली कितने, 1 2 3 4 5 6 आउटकम, यानी टोटल आउटकम कितना होगा, 6 × 2 12। 4 टॉस में टोटल 12 आउटकम होंगे जो चाहिए हमारी कंडीशन के हिसाब से। टोटल आउटकम ये, बट फेवरेबल ये नहीं होंगे। फेवरेबल के लिए मेरे को क्या चाहिए, लगातार 3 हेड। अच्छा, मैंने बोला 3 स्टेप में खत्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो केस मैंने पहले निकाल दिया, हेड 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 और टेल टेल टेल। 4th स्टेप में खत्म होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें मैं वो केस लूंगा, वो केस मेरे फेवरेबल होंगे जिसके लास्ट के 3, ठीक है। मतलब यहां पे अगर 3 टॉस में देखूं तो ये 2 को मेरे को देखना है, ये लास्ट के 2, जहां पे कंटिन्यूटी में या तो 2 हेड हो या 2 टेल हो, वहीं से मेरे को एक फेवरेबल मिल जाएगा। तो देखो कंटिन्यूटी में ये हेड टेल है, यहां से क्या मेरे को फेवरेबल मिलेगा, नहीं मिलेगा। टेल हेड नहीं मिलेगा, टेल टेल क्या यहां पे मिलेगा, हाँ। अगर एक और टेल आ गया तो कंटिन्यूटी में 3 टेल आ जाएगा, ठीक है। तो एक फेवरेबल मेरे को यहां से मिलेगा, एक मिलेगा, दूसरा नहीं। दूसरा क्या होगा, हेड टेल टेल हेड, वो नहीं, ठीक है। अच्छा, एक फेवरेबल मेरे को यहां से मिल गया। अच्छा, दूसरा टेल के बाद हेड हेड, क्या यहां से फेवरेबल मिलेगा, मिलेगा। कैसे मिलेगा, टेल के बाद हेड हेड हेड, यानी एक फेवरेबल मेरे को यहां से मिलेगा, 2 फेवरेबल हो गए। अच्छा, और इसके जो अगला वाला होगा वो फेवरेबल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो होगा टेल हेड हेड टेल, सही। इसमें मिलेगा मेरे को फेवरेबल, हेड टेल चेक ही नहीं करना, इसमें मिलेगा टेल हेड, चेक ही नहीं करना। तो ये कंटिन्यूटी में 3 नहीं आ सकते, यानी फेवरेबल मेरे को कितना मिले, 1 और 2। ये आंसर 1/6 आंसर होगा। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। अच्छा, फर्क क्या होता कि अगर मैं बोलता 4 या 4 से कम, तब क्या फर्क पड़ता बता दूं। तो देखो 4 या 4 से कम, तो देखो ये वाले तो सेम ही रहते, यानी ये 12 तो होते ही, अब 2 और जुड़ जाते टोटल में,
तो हो गया 14। उसका भी मैं कर देता हूँ, 4 या 4 से कम वाले का केस भी कर देता हूँ। 4 या 4 से कम वाले का केस भी कर देता हूं। तो देखो ये केस भी आ जाएगा, तो यहाँ पे मामला खत्म हो गया 3 टॉस में, ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट 3 तो चाहिए, क्योंकि हेड हेड है और टेल 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 चाहिए मेरे को, तो 3 तो चाहिए, ठीक है। तो ये केस भी आ जाएगा, बट इस केस के फर्दर 2 स्प्लिट बनेंगे। क्या मैं उनको 2 कंसीडर करूंगा? नहीं, एक्चुअल में इसके बाद तो मैं टॉस ही नहीं करूंगा, तो यानी ये एक ही आउटकम कंसीडर किया जाएगा। वैसे ही टेल 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 के बाद मेरा मामला तो खत्म हो गया, यानी क्या मैं वापस टॉस करूंगा? नहीं, क्योंकि मेरा मामला तो खत्म हो गया। तो इसके 2 केस नहीं, एक ही काउंट होंगे, इसका भी एक ही काउंट होगा। तो 12 + 2 14 होंगे टोटल। और फेवरेबल कितने हो जाएंगे? फेवरेबल यहां से तो 2 मिले थे और 2 और फेवरेबल, तो 2 + 2 4, यानी ये हो जाएगा 2/7। समझ गए? तो देखो आंसर फर्क पड़ा ना, एक में 1/6 था, एक में 2/7। क्लियर? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे हम जिस चीज में बढ़ रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यूएशन ही है, बट इस चीज को मैं शुरू करूंगा एक क्वेश्चन के साथ, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या है, ठीक है, उस बेसिस पे मैं पूरी की पूरी थ्योरी बताऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आया हुआ है जेई में 1998 में, ठीक है, और अभी भी आते हैं कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे जेई मेंस 2017 में, इन सब में डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। उसमें क्वेश्चन कहता है, ठीक है, क्वेश्चन में तो भाषा में लिखा था, ठीक है, मैं बताता हूँ। 2 इवेंट्स है हमारे पास, ए और बी। हमको दिया क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ, कितना दिया है? 0.6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ 0.2। हमको पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, अब ये देखो, ये एक अलग अप्रोच आ गया जिसपे क्वेश्चंस आते हैं, इसमें सेट के साथ में डील करना पड़ता है, ठीक है, सेट थ्योरेटिक। तो मैं थोड़ा सा सेट का एरिया रिवाइज करूंगा, ठीक है। तो जिसको पता है वो स्किप कर सकता है, बट मैं बहुत फास्ट फॉरवर्डली सेट थ्योरी का एरिया रिवाइज करूंगा ताकि किसी को कोई डाउट ना हो। जैसे यूनियन का मतलब, इंटरसेक्शन का मतलब, कंप्लीमेंट का मतलब और उसका इवेंट के साथ रिलेशन। तो जिसको देखना है वो देख सकता है, जिसको नहीं देखना है वो ये पोर्शन स्किप कर सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा जब वो अप्रोच बता दूंगा। तो क्वेश्चन ये था, ये जेई 1998 में आया और अभी भी आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए चुना है क्योंकि ये सारे आइडिया ऑलमोस्ट कवर अप कर रहा है, सेट के मेजर जितने भी आइडिया है ना, सबके सब कवर कर रहा है, ठीक है। चलो तो देख लेते हैं। तो देखो सेट के बारे में मैं बताता हूं। तो सेट का मैं एक बेसिक डेफिनेशन पहले देता हूं, ठीक है। तो सेट का बेसिक डेफिनेशन होता है किसी भी चीज का वेल डिफाइंड कलेक्शन को सेट कहा जाता है। नोटेशन ये होता है, ठीक है। तो इसके अंदर एलिमेंट भरे जाते हैं और कैपिटल लेटर से हम डिनोट करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, कुछ भी। अच्छा, अब कुछ और बेसिक डेफिनेशन कवर कर देता हूँ जल्दी जल्दी में। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसके अंदर सारे के सारे सेट होते हैं, वो यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया सेट का डेफिनेशन। अच्छा, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था फाई क्या होता है? एम्प्टी सेट, यानी जिसके अंदर कुछ भी नहीं, ठीक है। अच्छा, यूनिवर्सल सेट तो पूरा सेट। अब हमारा प्रोबेबिलिटी में यूनिवर्सल सेट क्या है? बेसिकली हमारा सैंपल स्पेस, जिसकी डेफिनेशन मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी। सैंपल स्पेस ही हमारा मतलब जितने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स का जो सेट बनेगा, ठीक है, वही हमारे यहाँ पे हमारे लिए वही यूनिवर्सल सेट है, हमारे सेट है इसमें प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। अच्छा, अब सेट का थोड़ा सा चीज आगे बढ़ाते हैं उसके ऑपरेशंस पे, बट उससे पहले समझ लेते हैं सबसेट क्या होता है, उसका नोटेशन भी, ये सब भी थोड़ा सा जरूरी है, ठीक है। तो सबसेट क्या होता है? सबसेट क्या होता है? सबसेट का मतलब क्या होता है? सबसेट जो होता है, सबसेट का मतलब ये होता है जैसे कि ए एक सेट है और बी दूसरा सेट। अगर बी ए के अंदर कंटेंट है, इसका मतलब देखो ये सबसेट का नोटेशन होता है। इसका मतलब क्या होता है? अगर मैं इसमें से कोई भी एलिमेंट लूंगा तो वो अगर इसमें रहा तो बी जो है वो ए का सबसेट है, या दूसरा चीज भी कह सकते हैं ए जो है वो बी का सुपर सेट है। सबसेट सब उसके अंदर का,
सुपर मतलब जो उसको कंटेन करता हो, ठीक है। तो ए जो है वो बी का सुपर सेट है और बी जो है वो ए का सबसेट है। इतना डेफिनेशन काफी है। ये बेसिक डेफिनेशन तो बेसिक है, बट कहीं भी अगर इस डेफिनेशन को लगा के चीजों को एक्सटेंड करोगे ना तो सही आंसर आएगा, ठीक है। ये डेफिनेशन देखने में यार बड़ा इजी है, बट इससे ही बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। सबसेट के ही बेसिक डेफिनेशन से, ठीक है। अच्छा, तो मैंने लास्ट लेक्चर में एक चीज बताई थी, इवेंट और सैंपल स्पेस। तो इवेंट क्या होता है? इवेंट होता है एनी सबसेट ऑफ अ सेट, वो सेट हमारा क्या है? सैंपल स्पेस, यानी एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज इवेंट। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूं, सबसेट निकालना सिखा दे देता हूं, सबसेट के बारे में बात करता हूं ताकि बाद में दिक्कत ना हो, क्योंकि जितने भी सबसेट होंगे वही इवेंट होंगे, ठीक है। तो सबसेट निकालना सिखा देता हूं। तो देखो ये एलिमेंट्स है मेरे सेट के अंदर, A1 A2 से लेके AN, ये सेट है मेरा, ठीक है। मान लो कि ये मेरा सैंपल स्पेस। जैसे अगर पॉइंट टॉस होता तो हेड टेल होता, दो ही होते ना, हेड है या टेल, सैंपल स्पेस एक पॉइंट टॉस में, वन पॉइंट टॉस। अच्छा, और अगर एक फेयर डाइस को रोल करता तो 1 2 3 4 5 6 6 नंबर होते, ठीक है। अब सबसेट बना कैसे सकते हैं? तो देखो ये A1 से AN है, अब मेरे को इसका सबसेट बनाना है, और जितने भी सबसेट होंगे कोई भी सबसेट इवेंट होगा। तो सबसेट कैसे बनाएंगे? पहले मैं कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट ना करूं, 5, तो 5 सभी का सबसेट होता है, कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया, ठीक है। अच्छा, इसके लिए देखना प्रोबेबिलिटी के फर्स्ट लेक्चर के साथ में मैप कर रहा हूं, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट नहीं किया, 5, यानी कि जिसमें कुछ नहीं है, और इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी? 0, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि अगर एक बैग है और बैग में रेड बॉल है, ग्रीन बॉल है, और मैंने रैंडमली एक बॉल को पिकअप किया, ठीक है। तो बॉल इसमें कौन कौन से रेड है और ग्रीन है, और अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जब मैंने बॉल पिक किया तो वो ब्लू कलर की हो, जब ब्लू कलर है ही नहीं उसमें, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 0, ठीक है। तो यानी वो इवेंट का ना ही होना, ठीक है। तो वो मतलब एम्प्टी सेट, इस सेट के रेफरेंस में एम्प्टी है, मतलब वो खाली है, ठीक है। अच्छा, तो एक हुआ एम्प्टी सबसेट, ठीक है, जिसको हम खाली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। दूसरा होता है सिंगल टर्न, एक एक का कलेक्शन करना, ठीक है। तो जैसे A1 A2 सो, ठीक है। अच्छा, तीसरा होता है दो दो को सेलेक्ट करके बनाना, A1 A2 A2 A3 सो। अच्छा, तीसरा होता है 3 को, और ये कितने तक चलता जाएगा? 3 को सेलेक्ट करेंगे, A1 A2 A3 सो। अब ये कब तक चलता जाएगा? जितने उसमें एलिमेंट है उतने तक मैं सेलेक्ट करता जाऊंगा। इसीलिए मैंने बोला था जब मैं 0 सेलेक्ट करूंगा, जब मैं 0 सेलेक्ट करता हूं तो कितने सबसेट बनेंगे? तो जिसको ये नहीं पता, काउंटिंग विदाउट काउंटिंग का पार्ट 2 देखना, NC0। एक एक सेलेक्ट करूंगा तो n में से 1 सेलेक्ट करना। अच्छा, बोलोगे कि अब क्वेश्चन आएगा कि डिस्टिंक्ट, देखो सेट में सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो डिस्टिंक्ट ही होते हैं। जैसे अगर मैंने ये सेट लिख दिया, जैसे मैंने ये लिख दिया 1 1 1 1 2 2 2, तो एक्चुअल में 1 4 बार आया है, बट अगर मैं इसको सेट में बोलूंगा ना तो बेसिकली कितने एलिमेंट है? 2 ही एलिमेंट है, 1 और 2। ये तो इनकी फ्रीक्वेंसी है कि ये 1 4 बार आ रहा है और 2 3 बार आ रहा है, ठीक है, समझ गए? अच्छा, चलो, तो 1 सेलेक्ट करके मैं इतने बना सकता हूं, 2 सेलेक्ट करके NC2, और ऐसे ही चलता जाऊंगा NCN, और यही टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बनाता है जो 2 पावर n होता है। और ये सारे सबसेट्स, जितने भी सबसेट्स आते हैं, जितने भी सबसेट्स आते हैं, वो सबसेट का जो कलेक्शन होता है उसी को कहते हैं पावर सेट ऑफ S या A, जिस भी सेट का निकाल रहे हैं, सबसेट का जो कलेक्शन है, ठीक है। तो इसमें ये खुद भी आएगा, S खुद भी आएगा। जब मैं NCN कर रहा हूं तो ऐसा एक सबसेट ये खुद का भी होगा, समझ गए? और अगर मैं प्रोबेबिलिटी पूरे सैंपल स्पेस की निकालूं तो वो क्या होगी? 1, क्योंकि अगर मैंने बोल दिया है कि मतलब उसमें रेड बॉल है, ग्रीन बॉल है, एक बैग में रेड बॉल है, ग्रीन बॉल है, येलो बॉल है, ठीक है, सारी बॉल है,
तो मैं उसमें से कुछ भी पूछूं कि मतलब कि अगर मैंने रैंडमली बॉल निकाला और मेरे पास ये सेटिंग मतलब वो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो रेड है, ग्रीन है, येलो है, तो 1, क्योंकि वही 3 बॉल है, सारा का सारा सैंपल स्पेस है, तो वो तो होएगा ही होएगा, वो पक्का है। और जो चीज पक्का होती है श्योर शॉट वो 1 होता है। ठीक है, खैर इन सब पे क्वेश्चन इतने टिपिकल नहीं होते, 0 1 उनके बीच का मुद्दा जो होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो 0 से लेकर 1 के बीच की वैल्यू होती है प्रोबेबिलिटी की, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अच्छा अब देखो इतना बता दिया है, सेट सबसेट सब बता दिया, यूनिवर्सल सेट बता दिया। अब कुछ सेट के अहम ऑपरेशन बता देता हूं। तो देखो इसको एक्चुअली में बेहतर तरीके से समझा जाता है एक डायग्राम के थ्रू, जिसको कहा जाता है वेन डायग्राम। अब मैं थोड़ा सा फास्ट लेके जाता हूं। ठीक है, तो ये सेट मेरा ए और ये मेरा पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो जो यहाँ पे मेरे प्रोबेबिलिटी में होगा सैंपल्स। तो अगर ये सेट ए है अंदर वाला, ठीक है, तो इसके बाहर वाला क्या होगा? इसके बाहर वाले को हम कहते हैं ए कंप्लीमेंट। डिनोट करने के तरीके कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं और कुछ लोग ऐसे भी करते हैं। तो देख रहे थे क्वेश्चन में ऐसा नोटेशन कुछ था। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब होता है ए के अलावा जितना भी है यूनिवर्सल सेट में वो ए कंप्लीमेंट है। ठीक है, अच्छा अब जैसे मैंने सेट बता दिया तो इसके रिलेटेड प्रोबेबिलिटी भी देख ही ली जाए। ठीक है, तो अगर इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी P ऑफ ए है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट क्या होगी इसके टर्म में? तो देखो पूरे पूरे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। सही बात है। अच्छा ए और ए कंप्लीमेंट में कॉमन है कुछ नहीं है, उसकी डेफिनेशन ही ऐसी बनाएगी, उसको कंप्लीमेंट को नॉट ए भी कहते हैं। ठीक है, नॉट ए मतलब जो ए में ना हो। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि सैंपल स्पेस की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी होती है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। पूरे के पूरे सैंपल स्पेस में से ए के होने की प्रोबेबिलिटी निकाल दो तो वो ए कंप्लीमेंट की होने की प्रोबेबिलिटी होगी। सही बात है ना? अच्छा चलो ये कंप्लीमेंट का आइडिया हो गया। 3 ऑपरेशन ही मेजर होते हैं। ठीक है, दूसरा ऑपरेशन जिसको हम यूनियन कहते हैं और कहते हैं या कहते हैं एटलीस्ट वन ऑफ देम। ठीक है, तो 2 इवेंट है ए और बी। वेन डायग्राम बनाते हैं, यूनिवर्सल सेट, इवेंट ए इवेंट बी, ए है ये बी है, तो एटलीस्ट वन ऑफ देम हो वो इस रीजन में होना चाहिए। एटलीस्ट ए या बी में से कोई होना चाहिए, या कहते हैं ए और बी या ए यूनियन बी, सेम बात है। ठीक है, वो ये एरिया होता है। सही है। अच्छा अब देखो अब और बता दिया है, अब मैं इंटरसेक्शन भी बता ही देता हूं। तो उसको कहते हैं ए एंड बी, मतलब ए में भी हो बी में भी हो, और उसको ही ए इंटरसेक्शन बी भी कहते हैं। ठीक है, उसको ही ए इंटरसेक्शन बी भी कहते हैं। तो वो कौन सा एरिया होगा? तो जो दोनों के बीच में हो, ये ए इंटरसेक्शन बी का पोर्शन जो मैंने ये शेड किया, जो ए में भी है और बी में भी है। और अगर ये दोनों के दोनों नहीं मिले रहते तो दोनों के बीच में क्या रहता? कुछ नहीं, 5 कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा यहां पे तो कॉमन है। अब ये चीज बता दिए, 3 बेसिक ऑपरेशन होते हैं, इन्हीं से सारे के सारे ऑपरेशंस बन जाते हैं। एक कंप्लीमेंट मैंने बताया, दूसरा यूनियन और तीसरा इंटरसेक्शन। अच्छा अब एक काम करते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स का और उसके साथ प्रोबेबिलिटी का रिलेशन निकाल लेते हैं। तो देखो ये वेन डायग्राम बना है, सेट ए सेट बी, ये ए है ये बी है। अब अगर मेरे को पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में है इतने n ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में है n ऑफ बी। ठीक है, और इनके इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट है वो भी मुझे पता है कि इनके बीच में जो कॉमन एलिमेंट है वो भी मेरे को पता है। तो पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी में, तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, यानी ये पूरा ए ले लिया और ये पूरा बी ले लिया। बट इस चीज में ध्यान देने वाली बात है, जो बीच का हिस्सा है ना ये 2 बार काउंट हो गया। एक ही बार मेरे को काउंट करना था ना, बीच वाला हिस्सा ए में भी काउंट हो गया बी में भी काउंट हो गया, तो एक हिस्सा निकाल दिया जाए तो हो जाएगा n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। समझ गए? अच्छा ये चीज को ध्यान में रखियो, तो इसी के साथ प्रोबेबिलिटी का रिलेशन भी निकाल दिया जाए। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है?
अगर मेरे को ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, फेवरेबल जो इसमें एलिमेंट होंगे बाय टोटल क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल ऑफ स्पेस। तो अगर मैं दोनों साइड को n ऑफ s से डिवाइड कर दूं, इसको भी n ऑफ s से डिवाइड कर दिया, n ऑफ s से डिवाइड कर दिया, n ऑफ s से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा पूरा का पूरा, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो कुछ हम अपने क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, कुछ अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये सब चीजें तो हमने समझ ली, ठीक है, ये सब चीजें तो हमने समझ ली। अब इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन को टैकल करना ना भाई। अब क्या है, इनके कॉम्बिनेशन आते हैं और इनके कॉम्बिनेशन का एक सबसे फेमस रिलेशन है, और ये सेट थ्योरी में मैं आज लास्ट पढ़ाऊंगा, सेट थ्योरी का ये लास्ट पोर्शन में पढ़ाऊंगा, और ये फेमस लॉ को कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। इसको मैं और बेहतर सेट थ्योरी में फील कराऊंगा, फिलहाल के लिए मान लो, ठीक है। ये कहता है कि अगर ए यूनियन बी ये सेट है, ये पूरा का पूरा एक सेट है ना, ये सेट का मैं पूरा का पूरा अगर कंप्लीमेंट ले लूंगा तो ये हो जाएगा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। आप लोग ये खुद देख सकते हैं वेन डायग्राम बना के कि हाँ भाई ये बात सही है, फील करो आराम से, टेक योर टाइम। दूसरा ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट ये होगा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ठीक है। अब कुछ लोग अगर पूछते हैं याद करने का तरीका, तो देखो जब ये कंप्लीमेंट इंडिविजुअल पे जाता है तो ये यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाता है। ये पूरा का पूरा कंप्लीमेंट ये पूरे सेट पे था ए यूनियन बी में, जब ये इंडिविजुअल पे गया तो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट हो। अच्छा, दूसरे में भी पहले इंटरसेक्शन में पूरा कंप्लीमेंट है तो ये हो जाएगा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ये याद करने का तरीका बट बेहतर तरीका, मैं एक्चुअली में ये लॉ याद नहीं रखता बट ये बड़े आसानी से याद हो जाता है। मैं याद नहीं रखता, मैं तो वेन डायग्राम पे विश्वास करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये सेट थ्योरेटिक अप्रोच अपन ने पूरा कर लिया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन टैकल करने जाते हैं। अब ये सेट थ्योरी का हो गया ऐसा, ठीक है। अब क्वेश्चन टैकल करने जाते हैं। तो क्वेश्चन अपना क्या कहता था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मुझे दिया था, कितना दिया था 0.6। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी भी दिया था 0.2, और मुझे पूछा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट की वैल्यू क्या होगी। चार ऑप्शन है, ठीक है। चार ऑप्शन नहीं लिखते अपन, सीधे सॉल्व भी कर लेते हैं। तो देखो मेरे को ये क्या इंडिकेट कर रहा है, अभी मैंने हाल में एक फॉर्मूला लिखा था, ठीक है। तो मेरे को एक इंडिकेशन दे रहा है कि मेरे को ये फॉर्मूला कुछ इस्तेमाल करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट अगर मैंने लिखा तो इसमें क्या लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। चमका कुछ आया दिमाग में है? तो अब यही तो मेरे को फाइंड करना है, ये मेरे को फाइंड करना है, सही बात है। देखो इसमें सारे ऑपरेशन आ गए, इंटरसेक्शन है, यूनियन है, कंप्लीमेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो मैंने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ाया वो भी है इसमें, देखो कैसे। तो चलो मैं क्वेश्चन का हिस्सा ऊपर लिख देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये मेरे को दिया है 0.6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मेरे को दिया है 0.2, और मेरे को कैलकुलेट करना है ये। इसको मैं मान लेता हूँ एक वेरिएबल x मान लेता हूँ, बार बार इतना बड़ा नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब देखो मैं x को क्या लिख सकता हूँ बेसिकली, अगर मैं लिखूँ तो ऊपर लिख देता हूँ। तो x इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, क्योंकि ये इधर चला जाएगा, समझ गए। x मेरा वो है जो मेरे को निकालना है, ठीक है।
अच्छा, इधर से कुछ याद आ रहा है? अभी मैंने हाल में बताया था डी मॉर्गन्स लॉ, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? डी मॉर्गन्स लॉ के तहत ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट को लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट, प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। अब क्या हो गया? मैंने कंप्लीमेंट का एक रिलेशन बताया था, इसको मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्लस इसको लिख सकता हूं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इसकी वैल्यू मुझे पता है, इसकी वैल्यू मुझे पता है, x निकलेगा, वैल्यू डाल दो। ए यूनियन बी का मेरे को 0.6 पता है वहां पे, तो वो हो जाएगा 0.4, और ए इंटरसेक्शन बी का पता है 0.2, ये हो जाएगा 0.8, तो 0.8 प्लस 0.4 आंसर आ जाएगा 1.2। अब ये मत सोचना प्रोबेबिलिटी 1.2 से बड़ा कैसे, भाई ये एक प्रोबेबिलिटी नहीं था, दो प्रोबेबिलिटी के सम थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट। तो ये था सेट थ्योरेटिक अप्रोच का निचोड़, और इसको हम जितना मतलब वेन डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे उतना हमारे लिए आसान होगा। ये वन ऑफ द अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सारे अप्रोच को कवर अप कर रहा था। ठीक है, और भी चीजें आती हैं सेट थ्योरी, बट वो मैं मेजरली सेट थ्योरी में ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो अब ये चीजें समझ गए तो कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो इवेंट्स बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। पहला टाइप उसको कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। इसका मतलब क्या है, या नाम खुद सजेस्ट कर रहा है। इक्वली लाइकली मतलब कि हर एक आउटकम के होने के चांसेस बराबर है। जैसे कॉइन टॉस किया, हेड फेयर कॉइन होना चाहिए। ठीक है, फेयर कॉइन को टॉस किया तो हेड और टेल दोनों के आने का बराबर चांस है। ठीक है, फेयर डाइस को रोल किया, 1 के आने का, 2 के आने का, 3 के आने का, 4 के आने का, 5 के आने का, 6 के आने का बराबर चांस है। इसीलिए तो करते हो कि 1 आएगा तो एक फेवरेबल आउटकम बाय 6, और सबका प्रोबेबिलिटी यही रहता है, सबका प्रोबेबिलिटी सेम रहता है। सिंपल भाषा में बताऊं तो जितने भी आउटकम होते हैं ना सैंपल स्पेस में, सबके आने का प्रोबेबिलिटी अगर सेम हो तो इक्वली लाइकली इवेंट्स होते हैं। ठीक है, अच्छा अगला आता है जिसको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट इवेंट, इसका मतलब क्या होता है, एक का होना, जैसे 2 इवेंट है, इवेंट ए एंड इवेंट बी, अगर एक का होना करस्पॉन्ड करता है कि दूसरा नहीं होगा, मतलब अगर ए होगा तो बी नहीं होगा, बी होगा तो ए नहीं होगा। ठीक है, ए होगा तो बी नहीं होगा, बी होगा तो ए नहीं होगा। कब पॉसिबल है, जब दोनों के बीच में कुछ कॉमन हो ही ना। वेन डायग्राम देख लेते हैं ना यार, ये ए और ये बी, अगर इन दोनों के बीच में कॉमन होता तब तो ये मामला होता ही नहीं। ठीक है, बट ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है कि इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन ही नहीं है। ये ए है, ये बी है, ए होगा तो बी नहीं होगा, बी होगा तो ए नहीं होगा। सही बात है ना? तो मैथ्स की भाषा में इसको लिख देते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी में क्या है, खाली है भाई, कुछ नहीं, 5। ठीक है, और अगर ये एक से ज्यादा हो गए तो ये तो 2 हुए, अरे सॉरी 2 से ज्यादा इवेंट्स हो गए तो, जैसे अगर मैंने बोल दिया कि ये इवेंट है A1 A2 सो ऑन AN, ये इवेंट्स हैं, और ये इवेंट्स जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इसका मतलब है कि हर 2 AI और AJ, जहां IJ के बराबर नहीं, मतलब A1 इंटरसेक्शन A2 A2 इंटरसेक्शन A3, हर IJ के लिए हम चेक करेंगे और वो 5 आना चाहिए, जहां IJ के बराबर ना हो। इसका क्या मतलब भाई, अब यार A1 का A1 के साथ ही इंटरसेक्शन ले लोगे, A2 का A2 के साथ ही ले लोगे, तब वो 5 कैसे आएगा, पूरा सेट ही आ जाएगा ना। तो इसीलिए दोनों सेट का अगर इंटरसेक्शन 5 हर एक, अब तुम बोलोगे कि नहीं सर उसका जनरलाइजेशन क्यों नहीं कर दिए, ये क्यों नहीं कर दिए, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन AN 5, ये क्यों नहीं कर दिए सीधे। देखो इसमें और इसमें बहुत बड़ा फर्क है। अगर ये है तो ये बात सच है, बट अगर ये है
तो ये बात सच होना जरूरी नहीं है। सोचना कैसे, देखो यहाँ पे बोल रहा है हर दो के बीच में कुछ नहीं होगा। इसका मतलब है कि अगर मैं सारे के सारों का भी करूंगा तो उनके बीच में कुछ नहीं आएगा। बट मैंने बोला कि सारे के सारों के बीच में कुछ नहीं है, सारों के बीच का जो इंटरसेक्शन है सभी में कॉमन कुछ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि किन्हीं दो में कॉमन नहीं हो सकता। तो ये ज्यादा स्ट्रांग है, मैथमेटिकली स्ट्रांग कहते हैं इसको, ये ज्यादा स्ट्रांग आर्गुमेंट है, ठीक है। इसीलिए ये आर्गुमेंट लिया जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि अगर ये है तो ये है, सही बात है, बट अगर ये है तो ये सही होना नहीं है। सोचने की कोशिश करना, डायग्राम बनाएंगे। अच्छा, अब तीसरे टाइप का इवेंट आता है। तीसरे टाइप के इवेंट को कहते हैं हम एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव सिस्टम ऑफ इवेंट्स कहते हैं कुछ लोग, एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहते हैं कुछ लोग, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर जैसे मेरे पास कलेक्शन है A1, A2 सो ऑन AN, ये इवेंट्स हैं, तो ये एग्जॉस्टिव कब होंगे? एग्जॉस्टिव कब होंगे? जब सारों के सारों का अगर मैं यूनियन ले लूंगा, सारे AI यूनियन, तो पूरा का पूरा अगर सैंपल स्पेस बना जाए, मतलब अगर यूनियन की पूरी प्रोबेबिलिटी ले लूंगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएगा। मतलब अगर पूरे का यूनियन, सारे जितने भी इवेंट्स हैं, अगर सबका मैं यूनियन ले लूं, पूरा का पूरा मेरा सैंपल स्पेस बना देता है, तो एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव मतलब क्या होता है? एग्जॉस्ट कर देना, खत्म कर देना, बेसिकली सैंपल स्पेस को खत्म कर देते हैं, पूरा का पूरा सैंपल स्पेस कवर अप कर देते हैं, ठीक है। बेसिकली यही आइडिया है एग्जॉस्टिव इवेंट का, ठीक है। हालांकि इसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, इसकी पड़ती है, ठीक है। अभी देखो और भी टाइप ऑफ इवेंट आएंगे, बट जब हम प्रोबेबिलिटी के एक्चुअल पर्सपेक्टिव में घुसेंगे, ठीक है। बट आज के लिए इतना ही, ठीक है। और मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं, उसको ट्राई करने की कोशिश करना, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का, बट देखो वो भी कवर अप करेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि एक मेरे पास रेक्टेंगल है। अब देखो बेसिक प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन से जाओगे ना तो सॉल्व हो जाएगा। ये रेक्टेंगल है, इसका ब्रेथ है 1 मीटर और लेंथ है 2 मीटर। अच्छा, एक सर्कल इसके अंदर है, ठीक है। तो ये मेरे पास एक फिगर है ऐसे इधर लगा है, और मैं क्या कर रहा हूं, ये चॉक लेके मारना है, किसी भी पॉइंट पे लगना, यहाँ पे पूरे के पूरे हिस्से में किसी भी पॉइंट पे लगना इक्वली लाइकली है, मतलब कहीं भी लग सकता है, ठीक है। तो मैंने चॉक लिया रैंडमली और मैंने मारा, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो चॉक इस सर्कल के अंदर पड़ेगा। अब ये सर्कल ऐसे बनाया तो देखो, दो क्वेश्चन मत पूछना, क्वेश्चन यही है, मतलब ये मत पूछना कि इसका रेडियस क्या है, ये कॉमन सेंस है। ये पूरा का पूरा देखो, ये दोनों को टच कर रहा है, तो ये इसका पूरा का पूरा डायमीटर होगा, पूरा पूरा डायमीटर होगा, तो रेडियस 1/2 मीटर और 1/2 मीटर। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर मैंने चॉक को मारा तो वो सर्कल के अंदर जाएगा, समझ गए? अच्छा, ये बोर्ड वाले रीजन को कंसीडर मत करना, कंसीडर करना कि इतने रीजन में मेरे को मारना है, ठीक है, क्योंकि बाकी सब का रीजन तो मेरे लिए आउट ऑफ माय सैंपल स्पेस के बाहर, यही है मेरा पूरा सैंपल स्पेस का रीजन, और इसमें ये है मेरा एक सर्कल का हिस्सा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि मैंने रैंडमली अगर चॉक मारा तो जाके सर्कल के अंदर पड़ेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो सॉल्व करने की कोशिश करना, इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, फर्दर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब हम और नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, और हर क्लास में हम किसी न किसी जेई प्रॉब्लम के साथ आएंगे, उसको सॉल्व करेंगे ताकि पूरा का पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय हिंद, जय भारत।